दिल्ली से रायसीना डायलॉग की साइडलाइन पर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक, जापान के विदेश मंत्री भी रहेंगे मौजूद। पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर जेपी नड्डा का तंज, कहा रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई। त्रिपुरा और नागालैंड में जीत के बाद कर्नाटक दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह 2 विजय संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। सपा सांसद डॉक्टर सखीफ खुर्रम मेहमान की फिर योगी सरकार पर किया हमला, कहा मुसलमान को खत्म कर देना चाहती है योगी सरकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर सफी खुर्रम मेहमान बर्क लगातार योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। एक बार फिर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये मुस्लिम नाम को मिटाना चाहते हैं, मुसलमान को खत्म कर देना चाहती है योगी सरकार। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आप कानून के हिसाब से एक्शन लीजिए, बुलडोजर चलाकर या नाम बदलकर क्या हिंदुस्तान बदल जाएगा? अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, हिंदुस्तान अपने आप में बदल जाएगा। वहीं मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग पर उन्होंने कहा कि क्या किसी शहर का नाम बदलने से हिंदुस्तान बदल जाएगा या हिंदुस्तान के हालत बदल जाएंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुरादाबाद का नाम नहीं बदला जाना चाहिए और हम इसका नाम नहीं बदलने देंगे। इसे रोकने के लिए जो भी कानूनी रास्ता होगा उसे हम अपनाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बुलडोजर चलाना या नाम बदलना कोई तरीका नहीं है। मालूम हो कि विश्व हिंदू परिषद ने सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट करके माध्यम से लेटर मुरादाबाद का नाम बदलकर पीताम्बरपुर करने की मांग की है। वही सांसद सफी खुर्रम मान की बर्क ने इससे पहले कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने खासकर मुसलमानों पर ज्यादा जुल्म किया है और वही देश के लोग शांति से रहना चाहते हैं। देश का निजाम ठीक नहीं। और इससे पहले फरवरी में सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने कहा था कि भारत ने कभी हिंदू राष्ट्र था और ना कभी होगा। हिंदू राष्ट्र होने की बात भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उस बयान का जवाब दिया जहां पर सीएम ने कहा था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ी, जमानत अर्जी की गई खारिज। आपको बताते चले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसपी विधायक राजू पाल और इस हत्याकांड के गवाह उमेश पाल, हत्याकांड के आरोपी बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की हत्या के प्रयास और फिरौती के मामले में जमानत खारिज कर दी है। यह आदेश अली अहमद की जमानत याचिका पर खारिज करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में अली का नाम सामने है, वो माफिया बनने और अग्रसर हो गए हैं। ऐसे में आगे उसने जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो गवाहों और समाज के लिए खतरा साबित होगा। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके परिवार ने अपराध के जरिए अकूत धन संपत्ति जमा कर ली है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी याचिकाकर्ता ऐसे कुख्यात अपराधी और बाहुबली माफिया डॉन का बेटा है जिस पर 100 से ज्यादा हत्या है। वही बताते चले कि अपहरण, फिरौती और प्रॉपर्टी पर कब्जे से मामले भी इन पर दर्ज किए गए हैं और खुद अली पर भी 3 आपराधिक मामले दर्ज है। और हाल ही में याचिकाकर्ता का नाम दिन दहाड़े और दुस्साहसिक तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में भी सामने आया है, जो बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में प्रमुख गवाह है। इस हत्याकांड में राजू पाल के अलावा 3 अन्य लोग भी मारे गए थे। ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं होगा। गौरतलब है कि अली अहमद को खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज है। उसके खिलाफ पहली एफआईआर अतीक अहमद के रिश्तेदार जिशान अहमद में 31 सितंबर 2021 को करेली थाने में दर्ज कराई थी और वही 5 करोड़ की रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।
तो ज्वेलर से एसआईटी ने पूछताछ की है। बताते चले कि एसआईटी ने सवालों की बौछार की है। वही चित्रकूट जिला जेल में मामले में जांच में तेजी से जारी की गई है। एसआईटी ने नामजद जेल अधीक्षक अशोक सागर और जेलर संतोष कुमार से पूछताछ की है। दोनों को गुप्त स्थान पर दोनों से जांच टीम के अधिकारियों ने बारी बारी से सवाल किया और अब तक के मिले जवाबों से जानकारी की कड़ी से मिलने का काम हुआ है। और बताते चले कि जांच अधिकारियों ने कहा कि जरूरत पर जल्द ही दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाएगा। वहीं फिलहाल 2 दिनों तक अधिकारी पूछताछ के लिए पुलिस की हिरासत में रहेंगे। और चित्रकूट जिला जेल में 10 फरवरी को नियमों के विपरीत बंदी विधायक अब्बास अंसारी ने उसकी पत्नी निखत बानो के मिलने का आंवला महंगे और गिफ्ट लेना, नकदी लेना और अन्य आरोपों में नामजद जेल अधिकारियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। और वहीं आपको बताते चले कि मंगलवार को जांच टीम ने डिप्टी जेलर चंद्रकला को गिरफ्तार कर लखनऊ जेल भेज दिया है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम दर्ज नहीं था, जो जांच में प्रकाश में आया है। नामजद जेल अधिकारियों में पहली पूछताछ जेल अधीक्षक अशोक कुमार सावर और जेलर संतोष से की जा रही है। वही बताते चले कि गुरुवार को जांच टीम ने दोनों को अपनी हिरासत में लेकर देर शाम तक कई घंटे तक लगातार सवालों की बौछार की है। और दोनों से जानकारी मिली है कि उसे जांच टीम पहले के लोगों से पूछे गए सवाल और जवाब से मिलान करा रही है और सूत्रों के अनुसार कड़ी से कड़ी जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। वही इसमें पता चला है कि नियमों के विपरीत जेल में मिलाई तो कराई है, लेकिन अभी महंगे गिफ्ट किसने दिए हैं वो अभी तक नहीं पता चला है। वही आपको बताते चले कि दोनों अधिकारियों से अलग अलग स्थानों पर बैठाकर सवाल किए गए और कई सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो वीडियो कॉल भी सुनाए गए हैं। सबके बाद देर शाम को दोनों को आमने सामने बैठाकर उनके सवालों का मिलान किया गया, जिसमें जेल विभाग के ही कुछ लोगों का नाम सामने आया है और वही जिन्होंने जेल अधीक्षक और जेलर को प्रभाव में लाने का काम किया है। अब जल्द ही बाकी अधिकारियों और बॉर्डर से भी पूछताछ की जाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। नोएडा के बिसहाड़ा गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि सम्मान मुआवजा नौकरी और अन्य सुविधाओं को मांग लेकर महापंचायत की गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार किसानों को रोकने के लिए भी पुलिस ने पूरी कोशिश की है। तो बता दें कि नोएडा के बिसहाड़ा गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि एक सम्मान मुआवजा नौकरी और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर ये महापंचायत की गई है। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी कोशिशें भी की हैं। तो ये नोएडा का ये पूरा मामला है, जहां पर बिसहाड़ा गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। और वही ये भी बताया जा रहा है कि ये महापंचायत एक सम्मान मुआवजा और नौकरी और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर ये पंचायत बैठाई गई है। और वहीं आपको ये भी बताते चले कि किसानों को रोकने के लिए वहां पर भारी पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। तो नोएडा के बिसहाड़ा गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जहां पर बताया ये जा रहा है कि एक सम्मान मुआवजा नौकरी और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर ये पंचायत बैठाई गई है। और वही इसमें ये भी पता चल रहा है कि जहां पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस को ने भी पूरी कोशिशें कर रही हैं। तो वहीं फरीदाबाद जिले में बीती रात गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर बड़ा हादसा हो गया, जहां गुरुग्राम से जन्मदिन मनाकर लौट रहे कार सवार 6 दोस्तों की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ जाकर ट्राले से टकरा गई है। वही आपको बता दें कि इस टक्कर लगने के बाद कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार सवार सभी दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है। वही सभी दोस्त पलवल के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान पुतिन, जतिन और आकाश और संदीप, बलजीत और विशाल के रूप में हुई है। वही युवक HR30 की 666 नंबर की ऑल्टो कार में सवार थे। चालक मौके पर फरार हो गया है। और वही मृतकों के परिजनों को पुलिस ने ये पूरे मामले की सूचना दी है। तो बता दें कि गुरुग्राम के फरीदाबाद रोड पर एक ये बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर
गुरुग्राम से जन्मदिन मनाकर लौट रहे कार सवार 6 दोस्तों की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ से जाकर ट्राले से टकरा गई है और वही इस टक्कर लगने के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इस पूरे कार में जो भी सभी दोस्त सवार थे उनकी मौके पर मौत हो गई और सभी दोस्त पलवल के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि मृतकों की पहचान पुतिन, जतिन, आकाश, संदीप, बलजीत और विशाल के रूप में हुई है। और वहीं आपको बताते चले कि चालक मौके से फरार हो गया है, जहां पर और इस पूरे मामले की मृतकों को परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी इस पूरे मामले की। तो बताते चले कि कार सवार 6 दोस्तों की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई कि कार की दूसरी तरफ जाकर ट्राले से टकराई है और वही इस टक्कर लगने के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और कार में सवार सभी दोस्तों की मौके पर मौत हो गई। और इसी के साथ बताते चले कि सभी दोस्त पलवल के रहने वाले थे और साथ ही साथ बताते चले कि मौके पर ही कार सवार फरार हो गया है। वही इस पूरे मामले की परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। तो बताते चले कि जन्मदिन मनाकर लौट रहे दोस्तों के साथ ये दुर्घटना हुई है, जहां पर बताते चले कि डिवाइडर से टकराकर ये कार दूसरी तरफ जा रहे ट्राले से टकरा गई है, जिसके बाद ये कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और वही इस पूरे हादसे में बताते चले कि कार सवार सभी दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है और सभी दोस्त बताया जा रहा है कि पलवल के रहने वाले थे। और वही मृतकों की पहचान पुतिन, जतिन, आकाश, संदीप और बलजीत और विशाल के रूप में हुई है। और वही बताते चले कि चालक मौके से फरार हो गया है, जहां पर ये पूरे घटना की मामले की परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा दादरी लुहारलली टोल प्लाजा पर बस ने सिक्योरिटी गार्ड को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक अनबैलेंस होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे ये कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो नोएडा दादरी लुहारली टोल प्लाजा पर बस में सिक्योरिटी गार्ड को जोरदार टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है और वही मिली जानकारी के मुताबिक बस अनबैलेंस होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे यह हादसा हुआ है। और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और वही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही साथ आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर और इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो टोल प्लाजा पर बस ने सिक्योरिटी गार्ड को जोरदार टक्कर मारी है। कि बता दें कि इस हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई और वही मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी अनबैलेंस होकर डिवाइडर पर चढ़ गई है, जिससे यह हादसा हो गया है। और वही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही साथ आगे की कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा दादरी लुहारलली टोल प्लाजा पर बस ने सिक्योरिटी गार्ड को जोरदार टक्कर मार दी और वही बताया जा रहा है कि हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है और मिली जानकारी के मुताबिक बस अनबैलेंस होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे यह हादसा हो गया है। और वही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मृतक के शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही साथ आगे की कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। तो ग्रेटर नोएडा दादरी लुहारलली टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड को बस ने जोरदार टक्कर मार दिया है और वही बताया जा रहा है कि इस हादसे में सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है
और साथ ही साथ मिली जानकारी के मुताबिक इस अनबैलेंस होकर डिवाइडर से चढ़ गई है, जिससे यह हादसा हुआ है। और वही सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी ने साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 80 का लक्ष्य तय किया है और उससे के लिए पार्टी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। आज को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने लखनऊ में हारी हुई सीटों को लेकर मंथन किया, तो वो 14 सीटें भी बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई थी। इनमें 12 ऐसी सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी 2014 में तो जीती थी, लेकिन 2019 में वो गवा बैठे और इसके लिए अब पार्टी नए सिरे से रणनीति बना रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री का क्लस्टर जहां तैयार किया गया है, तो वहीं पार्टी ने प्रदेश के पदाधिकारियों को भी क्लस्टर तैयार किया गया है। आज जो बैठक हुई है उसमें 14 लोकसभा सीटों पर पार्टी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं और रैलियां कराने को लेकर चर्चा की गई है। वही आपको बताते चले कि जल्द इनके प्रवास कार्यक्रम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो विस्तारक है उन्हें भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बीजेपी ने जो 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा था उसमें ये 14 सीटें काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल पूरे देश में बीजेपी ने 160 ऐसी सीटें चुनी हैं जो वह नहीं जीत पाई थी और इसके लिए 5 सदस्यों को लोकसभा संयोजन की कमेटी भी बनाई गई है। वही सुनील बंसल के अलावा कुछ और भी सदस्य उसमें शामिल है। केंद्रीय मंत्री के साथ साथ संयोजक भी इन सीटों पर जाकर प्रवास करेंगे। और वही उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन के पद से हटने के बाद आज अब राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल पहली बार कोई बड़ी बैठक करने लखनऊ पहुंचे, तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया और दिन भर उनसे मिलने के लिए सरकार के मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों का तांता भी लगा रहा। हाथरस कांड में 900 दिन बाद फैसला। हाथरस कांड में बताते चले कि 900 दिन बाद फैसला आया है, जहां पर कोर्ट ने एक आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना लगाया है। वहीं कोर्ट ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी भी कर दिया है। बताते चले कि 14 सितंबर 2020 को हुए हाथरस कांड में SC/ST एक्ट में अभियुक्त संदीप को आईपीसी की धारा 304 और SC/ST एक्ट के तहत दोषी माना गया है, लेकिन रेप के आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं। वहीं 14 सितंबर 2020 को हाथरस के बुलगड़ी गांव की 19 साल की दलित लड़की के साथ 4 लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया था और एक पखवाड़े के बाद लड़की का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। और यह आरोप लगाया गया कि 29 और 30 सितंबर के बीच रात को परिवार की मंजूरी के बिना पीड़िता का शव अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसके बाद से हर तरह की राजनीति दल मैदान में कूद पड़ी थी। बताते चले कि हाथरस में ये बड़ा फैसला आया है, जहां पर एक आरोपी को बताते चले कि 900 दिन बाद ये फैसला आया, जहां पर कोर्ट ने एक आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना लगाया और साथ ही साथ कोर्ट ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी भी कर दिया है। वहीं 14 सितंबर 2020 को हुए हाथरस कांड में SC/ST कोर्ट ने अभियुक्त संदीप को आईपीसी की धारा 304 और SC/ST एक्ट के तहत दोषी माना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।